जय हिंद दोस्तों। मैं वीर स्वागत करता हूं आप सभी का वीर से जीएस वाले में। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे भूगोल प्रश्नोत्तरी की और भूगोल प्रश्नोत्तरी पार्ट 1 की। मेरे प्यारे मित्रों, इसमें हमने टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं जो कि थोड़े से यूनिक तरीके से होने वाले हैं। जैसे कि टॉप 50 का मतलब ऐसा नहीं कि बीच बीच में छाट के ले लिया जाए। अब मैंने शुरू से किया है ना, शुरू से टॉप 50 प्रश्न को लिए हैं, इसीलिए इसको हम क्या कर दिए हैं, पार्ट 1 के रूप में डिवाइड कर दिए हैं। ठीक इसी प्रकार से 4, 6, 7, 8, 10, 15 जितने भी पार्ट हो सकते हैं उसे कोशिश करेंगे कि कम पार्ट में ही सारा भारतीय भूगोल को समेट दूँ। ये भारतीय भूगोल का प्रश्नोत्तरी है भैया, ठीक है। थोड़ा सा आगे समझते हैं कि चीज़ों को कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। और चीज़ों को पढ़ने से पहले आज का मोटिवेशन लाइन देख लेते हैं। मोटिवेशन लाइन क्या है, क्योंकि मोटिवेशन लाइन के आधार पर ही हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। जैसे कि आज का मोटिवेशन लाइन है कि भैया जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वह हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं भी थोड़ा सा अलग ढंग से करने वाला हूँ। हमारे कहने का मतलब है कि मैं जिस ढंग का प्रयोग करने वाला हूँ उस ढंग से सारे प्रश्नों को हम लोग हल कर लेंगे। एक प्रश्न से कई सारे प्रश्नों के उत्तरों को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। जैसे समझते हैं प्रश्नों को, आते हैं पहले प्रश्न पर और धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो में केवल और केवल प्रश्न है, इसमें व्याख्या नहीं है। मैं व्याख्या का जितना भी व्याख्या होगा मैं मौखिक रूप से व्याख्या करूंगा, और आप लोग जितना भी मैं बोलूंगा बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो मैं व्याख्या करूंगा उससे ही कई सारे प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारत की आकृति कैसी है। तो मेरे प्यारे मित्रों, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय है। कैसे चतुष्कोणीय है, आइए उसको भी समझते हैं कि चतुष्कोणीय कैसे हो गई। यहाँ से लेकर मिलाइए यहाँ, फिर यहाँ से मिलाइए यहाँ, फिर यहाँ से मिला दीजिए यहाँ पे। चुप रुकिए, इस ऐसे समझिए। जो आपका भारत है, भारत के सभी बिंदुओं को, जो कोने वाले बिंदु हैं उनको मिला दीजिए आपस में। उनको मिला देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली खुद ही पता चल जाएगा कि कैसे चतुष्कोणीय आकृति हो रही है। देखिए, जब चारों कोनों को आप मिलाएंगे भारत के, देखने में प्रतीत हो रहा है कि भारत की आकृति कैसी भैया, चतुष्कोणीय है। ओके मेरे प्यारे मित्रों, आइए दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कितने देश शामिल हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कितने देश शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर है मेरे प्यारे मित्रों 5। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश शामिल है। कौन कौन से शामिल है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत। फिर से सुन लीजिए, यही 5 देश शामिल है। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत। ये पांचों देशों किस में शामिल किया गया भैया? इन पांचों देशों को किस में शामिल किया है? भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किया जाता है या फिर इनके तहत देखा जाता है। तीसरा प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है। मेरे प्यारे मित्रों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है। और अगर आपसे बात कर दे कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर रखता है। मेरे प्यारे मित्रों, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान रखता है, तो इससे पहले 6 बड़े देश कौन से? ध्यान सुनिएगा। सबसे बड़ा है रूस, फिर कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद 7वें नंबर पर है भारत, ठीक। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर हमारा भारत। तो सबसे पहले नंबर पर कौन है भैया? सबसे पहले नंबर पर है चीन। क्या भैया? चीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? मेरे प्यारे मित्रों, आपसे कह रहा है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। चलिए आइए देखते हैं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। मैं यहाँ पर एक ग्लोब लेता हूँ, ठीक। मान लेते हैं हमारा ग्लोब है गोला सा, ठीक। इस ग्लोब के ठीक बीचों बीच से जो रेखा गुजरती, क्षैतिज रेखा, इसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, यानी कि विषुवत रेखा, या इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और ऊपर से लेकर नीचे तक जो एकदम बीचों बीच रेखा गुजरती है, इसे कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। अब ये 0 डिग्री जो अक्षांश भैया, ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, इसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यानी ऊपर उत्तरी अक्षांश है, नीचे दक्षिण अक्षांश है। और यहाँ पर ये जो 0 डिग्री देशांतर है, इसके पूर्व में पूर्वी गोलार्ध होता है और इसके पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध। अगर मैं बात करूँ कि भारत की एग्जैक्ट स्थिति की, तो भारत की एग्जैक्ट स्थिति ये यहाँ पर भैया, जहाँ पर हमने गोला किया है, ये यहाँ पर, ठीक है। भारत की एग्जैक्ट स्थिति यहाँ पर है। तो बताइए, विषुवत रेखा के ऊपर यानी उत्तर में, और देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर के पूरब में, तो उत्तर और पूरब। अब बताइए भैया, ये पूरा गोलार्ध है, गोलार्ध के किस भाग में आ जा रहा है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो भैया हमारा भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर? चलिए आगे आते हैं। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? मेरे प्यारे मित्रों, भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? वह है इंदिरा पॉइंट। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग इसका केप कैमरून या कन्याकुमारी भी करेंगे, कुछ लोग केप कैमरून या कन्याकुमारी भी करेंगे। लेकिन मेरा प्यारे मित्रों, जब भी आपसे कहता है कि भारत के सबसे दक्षिण बिंदु क्या है, तब उसका सही उत्तर होता है आपका इंदिरा पॉइंट। लेकिन जब आपसे कहेगा
कि मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तब आप कहेंगे केप कैमोरिन या कन्याकुमारी। जैसा कि अगले प्रश्न में हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या देखिए, मुख्य भूमि पर स्थित भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो भैया इसका अब सही उत्तर होगा केप कैमोरिन या कन्याकुमारी होगा। ठीक है, देखिए जो केप कैमोरिन या कन्याकुमारी है इस वाले भाग को कहते हैं यहाँ पर है, ठीक। लेकिन जो आपका इंदिरा पॉइंट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक भैया क्या आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और निकोबार का जो अंतिम द्वीप समूह है उसी पर क्या स्थित है आपका इंदिरा पॉइंट। छठा प्रश्न है कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। मेरे प्यारे मित्रों, स्थलीय सीमा की लंबाई की बात कर रहा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीचे है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे क्या भैया, नीचे है जल। क्या भैया, नीचे है जल है, यानी कि भारत के दक्षिणी हिस्से में ये पूरा जो है तटीय एरिया है ना, यानी जल से घिरा हुआ है। लेकिन ऊपरी हिस्सा क्या भैया, यह है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी स्थल से लगा है ना, इधर स्थल से लगा है, इधर जल से लगा है। तो आपसे पूछा स्थलीय सीमा, तो यानी कि हमसे बस इतना ही सीमा आपसे पूछा जा रहा है। तो भैया स्थलीय सीमा की टोटल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितना है, 15,200 किलोमीटर। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई कितनी है। भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। मेरे प्यारे मित्रों, जब आपसे कहे भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तब जब कुल कह दे तब कितना हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। या फिर कह दे कि द्वीपों सहित भारत की कुल लंबाई कितनी है, तब भी आप कहेंगे 7516 किलोमीटर। किसके साथ भैया, 7516 द्वीपों सहित कहे तब। क्यों, क्योंकि भैया आपको पता है यहाँ से लेकर ये वाला भाग क्या है, जली है। ये वाला भाग क्या है, जली है। हाँ, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, पूरा पानी है। ठीक, ये पूरा पानी वाला क्षेत्र है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भैया सीमा है, कितना किलोमीटर है, वह है केवल और केवल 6100 किलोमीटर। कितना है, 6100 किलोमीटर। लेकिन जब आपसे कहे कि कुल लंबाई या फिर द्वीपों सहित कुल लंबाई, तो कुल लंबाई द्वीपों सहित कुल लंबाई देखिए, यहाँ देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या भैया अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो इसकी भी तो भैया कुछ लंबाई है ना। तो इसकी लंबाई और ये मुख्य भूमि की लंबाई दोनों को जब जोड़ा जाता है तो टोटल लंबाई आता है 7516 किलोमीटर। यानी यदि आपसे पूछता है कि भारत के तटीय, प्रश्न क्या है, भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तब कितना कहेंगे आप, 7516 किलोमीटर। लेकिन अगर कहता है कि द्वीपों सहित भारत की तटीय लंबाई, तब भी 7516 किलोमीटर। लेकिन जब आपसे कहे भारत के मुख्य भूमि की, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये निचला वाला क्षेत्र ना, इसकी लंबाई पूछी, भारत की मुख्य तटीय रेखा की लंबाई कितना पूछी, तो 6100 किलोमीटर है। क्लियर। आगे है 8वां प्रश्न। कह रहा है कि स्थल का वह भाग जो 3 तरफ जल से घिरा होता है क्या कहलाता है। भैया स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे हम अपने ही भारत को देख लें, हमारा भारत का ये जो असली भाग है ये 3 तरफ जल से घिरा हुआ है। कहाँ कहाँ से भैया, ये यहाँ से लेके ये पूरा क्षेत्र क्या भैया जल से घिरा हुआ है। ये भी आपको पता है ना। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या जल से घिरा हुआ है। अब जल से घिरा हुआ होने के कारण ही हम इसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप भारत का भाग कहते हैं। जो हमारा दक्षिण भारत है उसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह 3 तरफ क्या है, जल से घिरा हुआ है ना, इसीलिए क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। अब 3 तरफ जल से घिरा हुआ है तो भैया पूरब से इधर से घिरा हुआ है बंगाल खाड़ी से, इधर से घिरा हुआ है अरब सागर से, और निचले वाले क्षेत्र से घिरा हुआ है हिंद महासागर। ठीक है, यानी पूरब में भारत का क्या है, बंगाल खाड़ी, भारत के पश्चिम में अरब सागर, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों, कह रहा है कि भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, यानी कि ऊपर से लेकर के नीचे यहाँ तक पूरी लंबाई पूछ रहा है। तो इसकी सही उत्तर है भैया 3214 किलोमीटर। यानी ऊपर से नीचे तक की लंबाई टोटल कितना है, 3214 किलोमीटर है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले भैया कि भैया ये बताइए पश्चिम से पूरब की लंबाई कितनी है, तब कितना हो जाएगा भैया, पूरब से पश्चिम लंबाई भारत कितना है, 2933 किलोमीटर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर है। तो भैया इसका सही उत्तर है ग्रेट निकोबार द्वीप पर। किस द्वीप पर है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर। कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है किस द्वीप पर स्थित है, तो कहाँ स्थित है भैया, ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अब ग्रेट निकोबार ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ग्रेट निकोबार एकदम दक्षिणतम द्वीप है जिस पर क्या स्थित है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के सबसे पूर्वी एवं सबसे पश्चिमी छोर के मध्य कितने घंटे का अंतराल है। कह रहा है कि भारत के सबसे
पूर्वी और भारत सबसे पश्चिमी छोर के मध्य कितने घंटे का डिफरेंस है, इसके मध्य कितने घंटे का डिफरेंस है, तो भैया इसके मध्य है कुल टोटल 2 घंटे का डिफरेंस। कितना? 2 घंटे का डिफरेंस है। कैसे 2 घंटे का डिफरेंस है, इसको अगले वाले प्रश्न में समझते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत से कुल कितनी देशांतर रेखा गुजरती है। ठीक, भारत से कुल कितनी देशांतर रेखा गुजरती है भैया, इसका सही उत्तर है 30। कितना? 30। भारत से कुल 30 देशांतर रेखा गुजरती है। ध्यान दीजिएगा, अब हमारी जो पृथ्वी है ना, वह एक देशांतर पार करने में कितना समय लेती है भैया, एक देशांतर पार करने में हमारी पृथ्वी लेती है 4 मिनट का समय। ठीक, अब हमारे भारत से कुल कितने देशांतर घूम रहे हैं, सॉरी कितने गुजर रहे हैं, 30 देशांतर। तो हम 30 देशांतर गुणे 4 कर दें, इतना करेंगे तो मिल जाएगा हमको क्या भैया, 120 मिनट मिल जाएगा। यानी कि भारत के पूरब से पश्चिम तक आने में पृथ्वी कितना समय लगता है, 120 मिनट। और 120 का मिनट का मतलब क्या होता है भैया, 2 घंटा। तो वही आपसे ऊपर वाले प्रश्न पूछा गया था कि भारत के सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु के मध्य कितने घंटे का डिफरेंस था, 2 घंटे का। ठीक है, ओके, चलिए। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि भारत के कुल कितने देशांतर रेखा गुजरती है, भारत से 30। ठीक, अगला प्रश्न है आपका 13वां कह रहा है कि भारत का मानक समय रेखा किस अंश अक्षांश को माना गया है। तो भारत का मानक समय रेखा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को माना गया है। किस अंश देशांतर कहेंगे, ठीक है, किस अंश पूर्वी देशांतर को। तो भैया भारत का मानक समय रेखा जो है वह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। ठीक, बात करते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की मेरे प्यारे में। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं पहले देशांतरी विस्तार की, तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, सॉरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, और यहाँ है 68 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री तक। ठीक, जब 68 से आप 97 तक जाएंगे तो लगभग आपको टोटल कितने देशांतर रेखा मिल जाती हैं, 30। अब 30 के बीच का क्या होगा भैया, 15.5। और जो 15.5 वाला होता है वो यहाँ से गुजरता है, वो यहाँ से गुजरता है। ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहते हैं, जो एकदम बीचों बीच से गुजरता है। ठीक, क्लियर है। तो भारत का जो मानक समय रेखा है किस अंश पूर्वी देशांतर को माना गया है, बताइए भैया, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को। क्लियर है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। अब भैया यहाँ से गुजर रही थी भारतीय मानक समय रेखा, तो कितने राज्य से गुजर रही थी, या गुजर रही थी टोटल 5 राज्यों से। चलिए देखते कौन कौन से 5 राज्य। पहले है आपका यूपी, क्या भैया, यूपी, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। ध्यान से सुन लीजिए, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्य से गुजरती है, 5 राज्य से। पहला उत्तर प्रदेश, फिर दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, 5वां आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती। भैया अभी मैंने बताया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश गुजरता है। यानी इसका सही उत्तर क्या भैया, हिमाचल प्रदेश। यानी हिमाचल प्रदेश से मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है कि भैया भारतीय मानक समय रेखा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से कितना घंटा आगे है। तो भैया भारतीय मानक समय रेखा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से 5.5 घंटा आगे। कितना, 5.5 घंटा आगे। जैसे अगर देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करूँ, मान लेते हैं हमारा क्या है भैया, ग्लोब है। ठीक, ये पूरा ग्लोब है, यहाँ पर ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर है। ठीक, और ये 0 डिग्री अक्षांश है ना। आपको पता है इधर क्या होता है, इधर क्या होता है, पूरब होता है। ठीक, और हमारे जो भारत की एग्जैक्ट स्थिति वो कहाँ है भैया, यहाँ पर है, और ये 0 इधर है। ठीक, इधर है। तो बताइए भैया, जब इधर से आएगा तो पहले भारत में आएगा, पहले जो पृथ्वी है, ठीक है, जो यानी कि समय है वो पहले भारत का दिखाएगा, फिर पहले यहाँ का। ठीक, हालांकि दिखाते तो सभी एक समान है, लेकिन जो समय का डिफरेंस है वो समय का डिफरेंस भारत का कितना आगे हो जाता है, 5.5 घंटा आगे हो जाता है। कहाँ से भैया, 0 डिग्री देशांतर से, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से। क्लियर है। आगे आते हैं, 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न कर रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश में कहाँ से गुजरती है। तो इसका सही उत्तर मेरे प्यारे मित्रों, इलाहाबाद से। कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद से गुजरती है। अगर आपसे पूछ दे भैया कि अगर अच्छा ऑप्शन में इलाहाबाद न रहे तब क्या रहेगा, तब रहेगा आपके उत्तर में नैनी। क्या रहेगा, नैनी। और अगर नैनी भी नहीं रहता है तब क्या रहेगा भैया, मिर्ज़ापुर। क्या रहेगा, मिर्ज़ापुर। ठीक है, ओके, तब आपका उत्तर मिर्ज़ापुर से ही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। इसका उत्तर सभी को लगभग पता होगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं भैया, कर्क रेखा कहते हैं ना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। आइए समझ लेते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा को भी। ध्यान दीजिएगा, ये है आपका 0 डिग्री अक्षांश, जिसे आप लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री के 23.5 डिग्री जब उत्तर में जाएंगे तो इसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं भैया, इसे कहते हैं कर्क रेखा। और जब 0 डिग्री के 23.5 डिग्री दक्षिण में आएंगे तो इसको क्या कहते हैं भैया, इसको कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं, मकर रेखा। क्लियर है। चलिए
अगर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का है तो कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश का है तो मकर रेखा। आइए आगे, अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो भैया इसका सही उत्तर, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। यहाँ ध्यान दीजिए, कर्क रेखा कुछ इस प्रकार से गुजरती है ना। तो भारत के कुल 8 राज्य से गुजर रही है। कौन कौन सा राज्य है भैया? ध्यान से सुनिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर से सुन लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से क्या गुजरता है भैया? कर्क रेखा गुजरता है। ठीक, आगे है 21वां प्रश्न आपके सामने, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक है? तो भैया मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक है। और अगर आपसे न्यूनतम पूछे कि कर्क रेखा की लंबाई न्यूनतम किस में है, तो वो है राजस्थान में। क्लियर? आगे आइए, अगला प्रश्न है, भारत के कुल कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? भारत के कुल कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो इसका सही उत्तर मेरे प्यारे मित्रों 9, यानी भारत के कुल 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने आपको बताया कि यहाँ से लेकर क्या भी है पूरा ये सब क्या है, ये पूरा पानी वाला क्षेत्र है ना। तो पानी से कुल कितने भारत के राज्य लगे हुए हैं भैया? कुल 9 राज्य लगे हैं। कितने? 9 राज्य लगे हैं। अब 9 राज्य के नाम सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये 9 राज्य हैं जो कि तटीय राज्य हैं, है ना। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि भारत के कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश तट रेखा से लगे हैं? भैया आपसे क्या कह रहा है, भारत के कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश तट से लगे हैं? तो इसका सही उत्तर है 4। क्या भैया? सही उत्तर है 4। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वर्तमान में 8 है, जिनमें से 4 क्या है? तटीय रेखा से लगते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हैं? भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों? आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये पूरा तटीय क्षेत्र है ना। तो भैया इधर तो कोई देश है नहीं। ठीक, जो भी देश है यहाँ से लेकर के इसके बीच तक है। तो भैया यही कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कुल कितने राज्य स्पर्श करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल कितने राज्य हैं भैया, जो कि अलग अलग देशों से टच होते हैं। तो ऐसे राज्यों की संख्या कुल 16 है। कितना भैया? 16 है। ध्यान दीजिएगा, जो जम्मू कश्मीर था, यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर था उसको अभी काट के बना दिया गया है लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश। नहीं तो अगर वह जब तक राज्य था तब तक भारत से कुल कितने राज्य भारत के कुल कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते थे? 70 राज्य लगते थे। लेकिन अब कितने लगते हैं? 16 राज्य लगते हैं। कितने भैया? 16 राज्य। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लग गए और 9 राज्य तटीय सीमा से लग गए। अब आपसे कह रहा है कि अब बताइए कि भारत के कितने ऐसे राज्य जो ना तो तटीय सीमा से लगते हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं? तो इसका सही उत्तर मेरे प्यारे मित्रों 5। ठीक, 5, यानी 5 राज्य ऐसे भी हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं और न ही तटीय सीमा से। मैं अगर उनका नाम लूँ तो ध्यान सुनिएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा और तेलंगाना। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो तटरेखा और अंतर्राष्ट्रीय दोनों से ही लगते हैं? पहले पूछा था तटरेखा से कितने लगते हैं, फिर पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय से कितने लगते हैं, फिर पूछा कि ऐसे कितने जो दोनों से ही नहीं लगते, 5 था। और अब पूछ रहा है कि ऐसे कितने राज्य जो तटरेखा और अंतर्राष्ट्रीय दोनों से ही लगते हैं? तो ऐसे है भैया 2 राज्य। कितने हैं? ऐसे है 2 राज्य। इनका एक है भैया यहाँ पे गुजरात और एक यहाँ पे है क्या? पश्चिम बंगाल। क्या? एक है यहाँ गुजरात और एक यहाँ पर है पश्चिम बंगाल। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर भैया गुजरात है। और दूसरे नंबर पूछे तो आंध्र प्रदेश है और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? तो इसके सही उत्तर भैया 7। इसको तो लगभग सभी लोग बता लेंगे। कौन कौन से पड़ोसी देश है भैया? आइए जानते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक, फिर से सुन लेते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये 7 भारत के पड़ोसी देश हैं। ध्यान है, श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश नहीं है, पड़ोसी द्वीपीय देश है ना। भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता श्रीलंका। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका सीधा सा उत्तर भैया रेड क्लिफ रेखा, यानी भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, मैक-मोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य से सीमा बनाती है? मैक-मोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य से सीमा बनाती है? तो भारत के अरुणाचल प्रदेश से सीमा बनाती है भैया। कौन? मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? भारत और चीन। और भारत में भी कहाँ? अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। क्लियर? कौन रेखा? मैक-मोहन रेखा।
अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है भैया गोवा है। कौन सा है? गोवा है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। ठीक, लेकिन अगर बात किया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य उत्तर प्रदेश। क्या भैया? सॉरी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या भैया? उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। क्लियर? आगे अगला प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के 4 जिले कुल कितने राज्यों में विस्तृत है। तो भैया इसका सही उत्तर है 3, यानी पुदुचेरी राज्य के कुल 4 जिले हैं। ठीक है, जिनमें मैं अगर नाम लूँ तो कराईकल है, माहे है, यनम है, पुदुचेरी, ये 4 जिले हैं जो कि कुल 3 राज्यों में विस्तृत हैं। अगर मैं 3 राज्यों के नाम लूँ तो उनके नाम हैं केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए, और जिनमें से आंध्र प्रदेश में है यनम, केरल में है माहे, और 2 जिले इसके हैं तमिलनाडु में, कौन? कराईकल और पुदुचेरी, ये 2 जिले तमिलनाडु राज्य में हैं। अगला प्रश्न है त्रिपुरा और बांग्लादेश की मध्य सीमा रेखा क्या कहते हैं। मेरे प्यारे में तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या भैया बांग्लादेश है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये जो त्रिपुरा है यहाँ पे, यह बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरी हुई है। आपसे कह रहा है कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो इसके मध्य सीमा रेखा को कहते हैं भैया जीरो लाइन। क्या कहते हैं? जीरो लाइन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की कुल कितनी समुद्री सीमाएं निर्धारित है। भैया भारत की कुल 3 समुद्री सीमाएं निर्धारित है। नाम ध्यान सुनिएगा। प्रादेशिक समुद्री सीमा जो कि समुद्र में 12 नॉटिकल मील तक है। दूसरा है संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल जो कि समुद्र में 24 नॉटिकल मील तक है आधार रेखा से। तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो कि समुद्र में 200 नॉटिकल मील तक है। ठीक है, अगला बात करते हैं आगे प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस चैनल के माध्यम से अलग होते हैं। भैया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात कर रहा है, किस चैनल के माध्यम से अलग होते हैं। इसका सही उत्तर है 10 डिग्री चैनल। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, अब बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मान लेते हैं क्या भैया 8 डिग्री चैनल है, ये मान लेते हैं क्या है 9 डिग्री चैनल है, और ये मान लेते हैं क्या है 10 डिग्री चैनल है। तो मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से लेके यहाँ तक अंडमान द्वीप समूह है। क्या है? अंडमान द्वीप समूह। और अंडमान में 4 द्वीप समूह आते हैं, 1 2 3 4, 4 द्वीप समूह आते हैं। पहला होता है उत्तरी, दूसरा होता है मध्य, तीसरा होता है दक्षिणी, और चौथा होता है लिटिल अंडमान। क्या होता है? लिटिल अंडमान। उसके बाद निकोबार द्वीप समूह आता है। निकोबार के मुख्य रूप से 3 द्वीप हैं। पहला ऊपर आता है कार निकोबार, और दूसरा रहता है मध्य निकोबार, और तीसरा क्या रहता है भैया ग्रेट निकोबार। तो मेरे प्यारे मित्रों, जो 10 डिग्री चैनल है वह अंडमान और निकोबार को अलग करता है। लेकिन कभी कभी पूछता है कि अंडमान और निकोबार के कौन से द्वीपों को अलग करता है, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। किसको भैया? लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। कौन सा चैनल? 10 डिग्री चैनल। क्लियर है? आइए भैया आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भारत की कुल कितनी समुद्री सीमा निर्धारित है। भैया अभी हमने डिस्कस किया, भारत की कुल 3 समुद्री सीमाएं निर्धारित है। कितना? 3 समुद्री सीमाएं निर्धारित है। अब इसकी चर्चा हमने ऊपर ही किया था। भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है। मेरे प्यारे मित्रों, भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है मुंबई हाई। ठीक है, मुंबई हाई। लेकिन अगर आपसे पूछे सबसे पुराना तेल क्षेत्र है तो आयोग मानता है डिगबोई को, लेकिन वास्तव में है माकूम। ठीक है, क्योंकि माकूम से बहुत ज़्यादा तेल का उत्पादन नहीं हुआ, अगर हुआ भी तो कहाँ से हुआ? डिगबोई से हुआ था। इस वजह से डिगबोई को क्या माना जाता है कि डिगबोई क्या है? भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है ना। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया था भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र क्या है, तो मुंबई हाई है, जिसे आप लोग बॉम्बे हाई भी कहते हैं, है ना। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का वह कौन सा तेल क्षेत्र है जहाँ से सर्वाधिक पेट्रोल निकाला जाता है, तो मुंबई है। और कितना निकाला जाता है? 65% निकाला जाता है। अगला प्रश्न है कोको द्वीप किस देश के अधिकार में है। कोको द्वीप भैया म्यांमार के अधिकार में। किसके अधिकार में है? म्यांमार के। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या भैया अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इसी के जस्ट ऊपर में एक है कोको द्वीप, जिस पर किसका अधिकार भैया? म्यांमार का अधिकार है। म्यांमार देश कहाँ है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक विस्तृत है। क्लियर? आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गंगा सागर एवं न्यूमूर द्वीप किस नदी के मुहाने पर स्थित है। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है वह सेम ही रह गए, है ना, इसको मैं बदल नहीं पाया। चलिए मैं बता देता हूँ। कह रहा है कि गंगा सागर एवं न्यूमूर द्वीप किस नदी के मुहाने पर है, तो भैया यह है हुगली नदी के मुहाने पर। किस नदी के मुहाने पर है? हुगली नदी के मुहाने पर है। देखिए भैया, गंगा नदी जब गंगोत्री ग्लेशियर निकलती है आगे बांग्लादेश में पहुंचती है, तो बांग्लादेश में पहुंचने से पहले इसकी एक धारा कट जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हुगली नदी। और हुगली नदी के मुहाने पर ही कौन से 2 द्वीप स्थित है भैया? गंगा सागर एवं न्यूमूर द्वीप है। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में निर्मित कुल कितनी प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो भैया भारत में निर्मित कुल 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। कितने भैया?
कुल 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। ये कौन कौन सी चट्टानें भैया, आइए इनके नाम को देखते हैं भैया। इनके नाम इस प्रकार से है, आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें और गोंडवाना क्रम की चट्टानें और दक्कन ट्रैप। ये 6 प्रकार के चट्टानों का निर्माण भारत में हुआ है ना, यानी भारत में 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि जब पृथ्वी सबसे पहले ठंडी हुई तो किस क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। मेरे प्यारे मित्रों, उस समय सबसे पहले किस क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था, आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें कौन सी है। मेरे प्यारे मित्रों, आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। मेरे प्यारे मित्रों, चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो। अगला प्रश्न है हमारा कि किस क्रम की चट्टानों में धातु पाई जाती है। मेरे प्यारे मित्रों, किस क्रम की चट्टानों में धातु पाई जाती है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में धातु पाई जाती है। ध से धारवाड़, ध से धातु, आप ऐसे याद करके रख सकते हैं कि आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कौन है, धारवाड़। धारवाड़ क्यों है, क्योंकि धारवाड़ में क्या पाया जा रहा है, धातुएं पाई जाती है। प्रमुख धातुएं कहाँ पाई जाती है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव जीवन से भी पुरानी चट्टानें कौन सी हैं। भैया, जब सबसे पहले कौन सी चट्टान बनी थी, आर्कियन क्रम की चट्टान, तो इसका भी सही उत्तर माना जाता है आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक, अगला प्रश्न है कि किस क्रम की चट्टानों में कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। किस क्रम की चट्टानों में कोयला सर्वाधिक पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, यानी गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कोलार की खान किस राज्य में स्थित है। भैया, कोलार की खान जो है ना, वो है कर्नाटक राज्य में स्थित। कहाँ है, कर्नाटक राज्य में स्थित। कर्नाटक राज्य है कहाँ भैया, कर्नाटक राज्य यहाँ से यहाँ तक है। ठीक, कर्नाटक राज्य में ही ये जो कोलार की खान है ना, इसी के आधार पर बना है आपका क्या, KGF। क्या बना है भैया, KGF, यानी कोलार गोल्ड फील्ड, है ना। इसी KGF के आधार पर, सॉरी, इसी कोलार की खान पर ही कौन सी मूवी बनी है, KGF, जिसमें मुख्य किरदार में कौन भैया, यस, है ना। KGF की 2 सीरीज आ चुकी है, पहली और दूसरी, और हमने तो दोनों सीरीज देखी भैया, दोनों ही बहुत बेहतरीन है। सुना है कि तीसरी सीरीज भी आने वाली, हम तो बेताब है देखने के लिए, काश आ जाए तो हम भी जाके देखें उसको, और आप लोग भी देखिएगा, है ना, क्योंकि बढ़िया मूवी है, देख सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अधिकार भारत के किस समुद्री क्षेत्र में है, समुद्री सीमा क्षेत्र में। मेरे प्यारे मित्र, इससे पहले भी हमने बताया कि भारत को 3 समुद्री सीमा क्षेत्रों में बांटा गया है ना। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अधिकार भारत के किस समुद्री क्षेत्र में है, तो यही 3 है भैया, प्रादेशिक समुद्री सीमा, संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इन तीनों में से किस में भैया, तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अधिकार है। मेरे प्यारे मित्रों, ये जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है ना, इसमें भारत को 3 तरह के अधिकार दिए गए हैं। या तो भारत प्राकृतिक संशोधन का दोहन भी कर सकता है, भारत नए द्वीपों का निर्माण भी कर सकता है, और भारत इस क्षेत्र में वैज्ञानिक परीक्षण भी कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 48वां, कह रहा है कि निम्न में भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ नहीं होने का मतलब म्यांमार से नहीं लगती है, तो इसका सीधा से उत्तर भैया असम। क्या भैया, असम। अगर मैं बात करूं कि म्यांमार से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, तो वो है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य सीमा बनाते हैं असम से, सॉरी, म्यांमार से, लेकिन असम नहीं बनाता। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डूरंड रेखा भारत और किस देश के बीच की सीमा रेखा है। डूरंड रेखा भारत और किस देश के बीच की सीमा रेखा है। मेरे प्यारे मित्रों, डूरंड रेखा अब भारत की नहीं रह गई है। अविभाजित, जब भी आपसे कहेगा कि अविभाजित भारत और किस देश के बीच की सीमा रेखा है, तब आपका उत्तर होगा अफगानिस्तान। लेकिन वर्तमान में डूरंड रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा हो गई है। ठीक, और भारत और पाकिस्तान के बीच की क्या है भैया, ज़रा बता दीजिए। हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है आपका ये मैकमोहन रेखा, सॉरी, रेड क्लिफ रेखा है। क्या है, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, और अगर वर्तमान में देखा जाइए जो आपका डूरंड रेखा और भारत किस देश के बीच की सीमा रेखा है, तो आपका यहाँ पे सही उत्तर यही होगा, यही माना जाए। कौन सा, अफगानिस्तान। क्लियर है। 50वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और कुल कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं। तो भैया, वर्तमान में भारत में कुल हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो आज के लिए बस करते हैं। ये हुई आपके टॉप 50 प्रश्न, जहाँ से प्रश्न हमेशा बनते रहते हैं। इसी प्रकार से 4-6 सीरीज आएगा, जिसमें 4-6 सीरीज यानी कह लीजिए जितना भी होगा, जितने सीरीज होंगे, मैं
भारतीय भूगोल से जितने भी प्रश्न बनाए जा चुके हैं या फिर बनाए जाएंगे या फिर बनाए जाने की संभावना है, पूर्णतः रहती है, मैं उनकी चर्चा अपने वीडियोस में करता रहूँगा। बस आपसे एक ही आग्रह है कि यदि आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना मत भूलिएगा भैया, क्या, सब्सक्राइब करना। ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज के लिए बस करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।